So, good morning, dear students. My name is Abhishek Gupta from Bharati Group of Colleges Durg और आज हम बी 7th सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट आपका स्टडी 3 इसमें एक न्यूमेरिकल लेकर के आए जिसमें हमको क्या करना है, एक लोड कैरिंग स्टिफनर डिजाइन करना है। ठीक है, फॉर ISLV 500। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन सबसे पहले समझते हैं कि क्या बोल रहा है। डिजाइन अ लोड कैरिंग स्टिफनर फॉर अ लोड ऑफ 1000 किलोन्यूटन फॉर ISLV 500। एक देखो ISLV क्या है, एक हमारा रोल सेक्शन है। ठीक है, रोल सेक्शन है तो उसमें हमको किसी भी तरीके के डिजाइन की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से डिजाइंड है। हमको क्या करना है, इस पे एक लोड आ रहा है, पॉइंट लोड आ रहा है, दैट इज अबाउट 1000 किलोन्यूटन का। उस 1000 किलोन्यूटन लोड के नीचे हमको क्या करना है, एक लोड कैरिंग स्टिफनर डिजाइन करना है। मतलब ये क्या, एक वर्टिकल स्टिफनर डिजाइन करना है। ठीक है, क्या डिजाइन करना है, एक वर्टिकल स्टिफनर डिजाइन करना है। तो ये वर्टिकल स्टिफनर कहाँ पर डिजाइन करना है, अंडर द पॉइंट लोड। और अंडर द पॉइंट लोड जो भी स्टिफनर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोड कैरिंग स्टिफनर। और ये जो लोड कैरिंग स्टिफनर होता है, इसका जो डिजाइन होता है हमारे प्लेट गर्डर के डिजाइन में, ये होता है एज ए इमेजिनरी कॉलम की तरह। मतलब कि क्या, हम इसमें रॉबर्ट पैरिसन अप्रोच यूज करेंगे। मतलब कि क्या, हमारे पास जब हम SOD2 पढ़ रहे थे उसमें चैप्टर नंबर 4 में हमने जो भी कॉलम की डिजाइन की थी किसके हिसाब से की थी, एज अ रॉबर्ट पैरिसन अप्रोच, जिसमें हमने 4 टाइप के क्लासिफिकेशन दिखे थे सेक्शंस के। दैट इज व्हाट बकलिंग क्लास है, बकलिंग क्लास बी, बकलिंग क्लास सी एंड बकलिंग क्लास डी। ठीक है, तो उसी अप्रोच के साथ भी हमको यहाँ पे डिजाइन करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में एक चीज बात का और ध्यान देना कि यहाँ पे देखो आपको ये नहीं बताया कि ये लोड सर्विस लोड है या फैक्टर्ड लोड है। तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, ये भी जो लोड भी दिया हुआ, कौन सा लोड दिया हुआ, ये लोड दिया हुआ, दैट इज व्हाट सर्विस लोड, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, सर्विस लोड हम ये मान के चल रहे हैं। तो सर्विस लोड को सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 में हमको फैक्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, इस सर्विस लोड को क्या करोगे, फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट करोगे। तो फैक्टर्ड लोड, और सर्विस लोड फैक्टर लोड में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो लोड फैक्टर इनटू व्हाट, सर्विस लोड। ठीक है, अब देखो ये लोड फैक्टर हमको कहाँ मिलेगा, ये हमको पेज नंबर 29 में मिल जाएगा IS 800 में। ठीक है, बट आपको हमेशा याद होगा कितना हमको यूज करना पड़ता है लोड फैक्टर, हम 1.5 लेकर के चलते हैं फॉर द फैक्टर ऑफ लोड। तो ये हो गया 1000 किलो न्यूटन इक्वल टू व्हाट, 1500 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हमको मिल गया लोड। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, ISLV के स्टेप 2 में, स्टेप नंबर 2 में हमको क्या करना है, ये ISLV 500 के को क्या करना है, प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर लेना है। जो जो हमको प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट है सॉल्यूशन ऑफ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल, हमको क्या करना है, उसको नोट डाउन कर लेना है प्रॉपर्टीज सारे। तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, सबसे पहले हमको ये नोट डाउन करना है कि इसका टोटल ग्रॉस एरिया कितना होता है। तो उसको मैं स्मॉल ए से कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट एरिया। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू व्हाट, एरिया कितना होता है इसका। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, इसके सारे प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगे IS कोड्स में मिल जाएंगे, नहीं तो स्टील टेबल मिल जाएंगे। ठीक है, IS कोड्स में मिल जाएंगे, नहीं तो फिर स्टील टेबल में मिल जाएंगे आपको। IS कोड्स के एनेक्सर साइट्स में जब जाओगे तो 9 एनेक्सर उसमें देखिए आप ISLV के वहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखे हुए मिलेंगे। अदरवाइज इसके अलावा हमारे पास स्टील टेबल है हमारे पास एस रामामूर्थम का, वो यूज कर सकते हो आप लोग फॉर दी नोट डाउन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो जो इसका एरिया है, देखो कितना एरिया है इसका, मैं डायरेक्टली नोट डाउन कर रहा हूँ, 9550 mm का स्क्वायर। ठीक है, और क्या रिक्वायरमेंट है हमको, देखो डेप्थ की रिक्वायरमेंट है। तो डेप्थ ऑलरेडी या तो स्मॉल डी ले लो या फिर सॉरी कैपिटल डी ले लो या फिर स्मॉल एस ले लो। ठीक है, तो देखो ISLV जैसा कि आप जानते हो ISLV 500 है, ये कौन सा रोल सेक्शन है, हॉट रोल सेक्शन है। और जो भी हमारे इंडिया में रोल सेक्शन बनता है वो किसके लिए डिजाइन होता है, एक तो डेप्थ के लिए डिजाइन होता है, दूसरा किसके लिए डिजाइन होता है, वो वेट के हिसाब से डिजाइन होता है। और मार्केट में जब कभी भी आप लोग जाओगे परचेस करने के लिए स्टील्स, तो आपको डेप्थ और वेट्स के फॉर्म पे ये स्टील्स मिलेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे डेप्थ कितना है, ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ, डेट इज व्हाट 500 mm। ठीक है, उसके बाद हम किस चीज की रिक्वायरमेंट है, डेट इज व्हाट विड्थ ऑफ फ्लैंज। विड्थ ऑफ फ्लैंज कितना होगा इसका, 180 mm। ठीक है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितना होगा, थिकनेस ऑफ फ्लैंज होगा आपका 14.1 mm। एंड थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ वेब दैट इज व्हाट 9.2 mm। ठीक है, 9.2 mm। अब इसके अलावा हमको और क्या चाहिए, हमको चाहिए रेडियस ऑफ रूट। रेडियस ऑफ रूट व्हाट इज व्हाट, ये होगा आपका रेडियस ऑफ रूट होता है, रेडियस ऑफ रूट, रेडियस ऑफ रूट 17 mm। ठीक है, रेडियस ऑफ रूट है आपका यहाँ पे क्या 17 mm। अब ये रेडियस ऑफ रूट क्या होता है हम अभी देखेंगे आगे। ठीक है, और तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए
ठीक है, तो हमने देखो सारे प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर ली। अब आपको पता है कि और एक हॉट रोल्ड सेक्शन कैसा दिखता है, तो ये है आपका एक हॉट रोल्ड सेक्शन। ठीक है, जनरली क्या होता है, इसके जो एजेस होते हैं कैसे होते हैं, थोड़े से राउंड्स होते हैं। अगर इंडिया के बाहर जाएंगे तो आपको टैपर्ड सेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा यूज़ में। ठीक है, बट हम इंडिया में ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं, रोल्ड सेक्शन प्रेफर करते हैं। इसका रीज़न ये है कि हम इसमें जो एरिया ग्रेजुअली क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। ठीक है, या ग्रेजुअली आता है यहाँ पे एरिया, जिससे क्या होता है, जब एरिया ऑफ स्ट्रेस सर्कल फॉर्म होता है तो इससे वेब क्रिपलिंग के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये राउंड होने की वजह से। अगर ये चीज़ अगर सीधा सीधा होता 90 डिग्री में होता तो होता क्या, यहाँ पे वेब क्रिपलिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और रेडियस ऑफ रूट का फेलियर हो सकता था। अब समझते हैं रेडियस ऑफ रूट क्या होता है। सबसे पहले आप सबको आप जानते हैं कि ये क्या आपका फ्लैंज एक्स, ये क्या है आपका, ये है आपका फ्लैंज, है ना, ये फ्लैंज है। और ये जो कहलाता है, ये वाला पर्टिकुलर, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ रूट। ठीक है, जहाँ से वेब क्रिपलिंग होने का चांसेस होता है, इसको हम किससे डिनोट करें, R1 से। ठीक है, इसका जो इफेक्टिव एरिया होता है, यहाँ से ये जो रेडियस ऑफ रूट जहाँ पे खत्म होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ये क्या कहलाता है, इफेक्टिव डेप्थ कहलाता है। और ओवरऑल डेप्थ क्या कहलाता है, जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट कर रहे हैं या फिर कैपिटल डी से भी डिनोट कर सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, विड्थ ऑफ फ्लैंज क्या होगा, विड्थ ऑफ फ्लैंज ये हो गया। ठीक है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज क्या हो गया, थिकनेस ऑफ फ्लैंज ये हो गया। थिकनेस ऑफ वेब क्या होगा, ये वाला पोर्शन थिकनेस ऑफ वेब हो गया, जिसको हम किससे डिनोट करें, TW से। अब क्या करना है, देखो अपने को, हमको यहाँ पे ये चेक करना है कि देखो सबसे पहली बात, हमको पता है कि 1500 किलोमीटर का टोटल लोड आ रहा है हमारे किसके ऊपर, हमारे बीम के ऊपर। ठीक है, 1500 किलोमीटर का पॉइंट लोड आ रहा है। और हमको सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि अगर हम स्टिफनर हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो सबसे पहले हमको इस वेब का कैपेसिटी चेक करना पड़ेगा कि ये वेब कितना पोर्शन, कितना लोड को कैरी कर सकता है। और एज अ डिजाइनर हम क्या कंसर्न करते हैं कि जो भी हमारा डिजाइन हो कैसा हो, इकोनॉमिकल हो। तो हम देखो, अगर मैं 1500 किलोमीटर के हिसाब से अगर डिजाइन करूंगा तो हो सकता है मेरे को स्टिफनर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ठीक है, या फिर स्टिफनर का मेरे को साइज बढ़ाना पड़ सकता है, तो हो सकता है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाए मेरे को, थोड़ा पैसा ही ज़्यादा जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। और वही पैसा को हमको बचाना है और डिजाइन को क्या करना है, सेव करना है। तो हम क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, हम लिमिट स्टेट मेथड अप्रोच जब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये 1500 किलोमीटर ये क्या है, फैक्टर्ड लोड है। ठीक है, और हमको ये पता करना है कि ये वेब पोर्शन कितना लोड को कैरी कर सकता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस वेब पोर्शन का कैपेसिटी चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब, हमको क्या करना है, ये डिटरमाइन करना है लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब। ये हमको कहाँ पे मिलेगा, ये हमको मिलेगा पेज 59 पे हमको मिल जाएगा IS 800 2007 में। ठीक है, पेज 59 पे जाओगे तो वहाँ पे देखना है लिखा हुआ है दैट इज व्हाट VD इज इक्वल टू व्हाट AV इंटू FYW इंटू √3 इंटू गामा M0। ठीक है, ये हमको लिखा हुआ मिलता है वहाँ पे ऐसा। अब ये AV क्या है, ये AV होता है इस ये वाले पोर्शन का, ये वाला जो वेब पोर्शन है इसका होता है एरिया। ठीक है, तो वेब पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ H इंटू थिकनेस ऑफ वेब पोर्शन, है ना, ये हो गया आपका क्या, AV हो गया। इंटू FYW क्या होता है, और हमको यहाँ पे देखो M ये मान के चल रहे हैं कि हम यहाँ पे Fe 410 ग्रेड का स्टील यूज कर रहे हैं। और Fe 410 ग्रेड के लिए जो हमारा Fy की वैल्यू कितनी होती है, 250 मेगा पास्कल या फिर न्यूटन का mm स्क्वायर। ठीक है, तो Fe 250 में ये क्या होता है, FYW क्या होता है आपका, यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेब जो भी स्टील है वहाँ पे। ठीक है, √3 और पार्शियल शिफ्ट फैक्टर कितना हमारा 1.1। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 500 इंटू थिकनेस ऑफ वेब कितना है हमारा, दैट इज व्हाट 9.2 इंटू 250 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1.1। तो हमारा जो VD निकल के आ रहा है, VD कितना आ रहा है, दैट इज व्हाट, अच्छा हाँ ये भी न्यूटन्स में आएगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से, ताकि हमको जो भी वैल्यू मिले किस में मिले, किलो न्यूटन में मिले। तो जो हमारा वैल्यू आ रहा है कितना निकल के आ रहा है, 603.6 किलो न्यूटन। ठीक है, ये जो 603.6 किलो न्यूटन, ये क्या है, हमारा लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब, मतलब कि जो वेब पोर्शन है इतना लोड को कैरी कर सकता है। ठीक है, तो स्टिफनर हम कितने के लिए डिजाइन करें, हम टोटल फैक्टर्ड लोड में हम क्या करेंगे, इतना लोड को हम माइनस कर देंगे, तो जो भी हमारे पास लोड आएगा, ठीक है, जितना भी लोड आएगा कितना आ रहा है,
896.4 किलो न्यूटन। इतने के लिए हमको क्या करना है, एक स्टिफनर को डिजाइन करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लोड फॉर विच स्टिफनर इज टू बी डिजाइन। तो कितना है वो 896 किलो न्यूटन। ठीक है, इतने के लिए हमको क्या करना है कि स्टिफनर को डिजाइन करना है। ठीक है, अब स्टिफनर डिजाइन करने के लिए हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए स्टिफनर के साइज। ठीक है, स्टिफनर का क्या पता होना चाहिए, साइज पता होना चाहिए कि हमको कितना आउटस्टैंड का स्टिफनर वहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करो, एक हॉट रोल सेक्शन का डायग्राम बनाओ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हॉट रोल सेक्शन का डायग्राम बनाता हूँ। तो मैं नॉर्मल डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एक हॉट रोल सेक्शन। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंड ऑफ द फ्लैंज। ठीक है, वी है, और इतने पोर्शन में हमको क्या करना है, एक स्टिफनर प्रोवाइड करना है। ठीक है, और देखो ये पोर्शन क्या होता है, थोड़ा सा कर्व होता है, ध्यान रखना आपको ना, कर्व नहीं बनाया मैंने, बट एक कर्व पोर्शन होता है। तो हम क्या चिपका के यहाँ पे स्टिफनर नहीं लगा सकते, तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे एक ऐसा स्टिफनर लगाना है। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हमको क्या करना है, यहाँ पे एक पोर्शन, इस पोर्शन में क्या करना है, हमको एक स्टिफनर लगाना है। ठीक है, तो मैं स्टिफनर भी बना देता हूँ यहाँ पे हल्का सा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टिफनर। ठीक है, ऐसे स्टिफनर लगाना है, और कहाँ लगाना है, दोनों साइड लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास कितना यहाँ पे अवेलेबल विड्थ है स्टिफनर्स को लगाने के लिए, सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये बी निकालना पड़ेगा। अब ये बी कैसे निकलता है, ये पोर्शन पूरा टोटल कितना है आपका विड्थ ऑफ लाइन, दैट इज 180, माइनस क्या करना पड़ेगा, ये पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा हाफ। ठीक है, कितना आपका थिकनेस ऑफ वेब, और डिवाइड कर दोगे 2 से तो हमको क्या मिल जाएगा, ये पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो कितना आ रहा है, 180 माइनस 9.2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है आपका कितना आ रहा है, 85.4, 85.4, हाँ ठीक है, 85.4 mm आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि क्या हमारे पास इतना अवेलेबल है विड्थ एक स्टिफनर को लगाने के लिए। ठीक है, अब हमको यहाँ पे एक चीज चेक करना पड़ेगा कि व्हाट अबाउट मैक्सिमम आउटस्टैंड, मैक्सिमम आउटस्टैंड एंड ऑप्टिमम आउटस्टैंड। तो ऑप्टिमम आउटस्टैंड के लिए चेक करना पड़ेगा हमको ऑप्टिमम आउटस्टैंड, ऑप्टिमम आउटस्टैंड। तो ऑप्टिमम आउटस्टैंड के लिए कोड ने बोला है दैट इज व्हाट 20 टाइम्स ऑफ TW, और जो मैक्सिमम आउटस्टैंड के लिए जो हमको बोला है वैल्यू, मैक्सिमम आउटस्टैंड इज इक्वल टू व्हाट 20 टाइम्स ऑफ TW। ठीक है, तो ये चेक करना पड़ेगा। तो 14 इंटू 9.2 इक्वल टू व्हाट 20 इंटू 9.2। ठीक है, तो दोनों को चेक करते हैं। तो ये आ रहा है हमारा लगभग 128.8 mm के आसपास, और ये जो मैक्सिमम आउटस्टैंड आ रहा है वो कितना आ रहा है, लगभग ये आ रहा है आपका 184 mm के आसपास। तो देखो पहली बात, हमारे पास इतना जगह तो है नहीं। ठीक है, हमारे पास इतना जगह नहीं है कि हम इतने साइज का हम स्टिफनर प्रोवाइड कर सकें। तो हमारे पास कितना जगह है, हमारे पास यहाँ पे 85.4 mm है, और ऑब्वियसली, और ये क्या होता है, थोड़ा सा सर्कुलर होता है पोर्शन, तो हम चिपका के नहीं लगा सकते। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो गैप पोर्शन है, ये कितना, ये गैप कितना है आपका, ये गैप है आपका लगभग 5 mm के आसपास हम मान के चलते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं 80 mm का आउटस्टैंड एक स्टिफनर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे कमेंट लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हियर we cannot go with optimum outstand। ठीक है, therefore we adopted 80 mm cross 6 mm स्टिफनर। अब देखो स्टिफनर का जो थिकनेस है ना, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना लेना चाहते हो। आप मिनिमम 6 ले सकते हो, मैक्सिमम आप 15 तक जा सकते हो, कितना भी ले सकते हो। ठीक है, 6 से लेकर के 15 के बीच में। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया यहाँ पे 6 mm थिकनेस का एक स्टिफनर। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमारा साइज पता चल गया हमको। एक 80 क्रॉस 6 का क्या करना है, हमको एक स्टिफनर प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब देखो हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, ये जो हमने 80x6 का एक स्टेपनर प्रोवाइड किया है, इसका हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है इसकी बकलिंग रेसिस्टेंस कैपेसिटी, बकलिंग रेसिस्टेंस इसका स्टिफनर का। ठीक है, अब बकलिंग रेसिस्टेंस चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो लोड कैन स्टिफनर होता है उसको हम डिजाइन कैसे करते हैं, एज ए इमेजिनरी कॉलम की तरह। ठीक है, और एसडी2 में हमने कंप्रेशन मेंबर पढ़ा था चैप्टर, कंप्रेशन मेंबर चैप्टर तो जो था वो हमने कौन से अप्रोच से सॉल्व किया था, जो भी डिजाइन करते थे, डेट इज कॉल्ड रॉबर्ट पैरिसन अप्रोच। ठीक है, रॉबर्ट पैरिसन अप्रोच था जिसमें हमने 4 टाइप के बकलिंग क्लास देखे थे, डेट इज व्हाट बकलिंग क्लास ए, बकलिंग क्लास बी, बकलिंग क्लास सी, बकलिंग क्लास डी। ठीक है, ये देखा था हमने। इन बकलिंग क्लास के अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है। जो सबसे अच्छा सेक्शन कौन सा माना गया था वहाँ पे, फॉर द डिजाइन ऑफ कॉलम, दैट इज व्हाट आपका ए क्लास। ठीक है, बट हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एक फ्लैट सेक्शन यूज कर रहे हैं। तो एक मैं आपको थंब रूल बता देता हूँ कि जब कभी भी आप क्या करोगे, आप फ्लैट सेक्शन यूज करोगे तो हमेशा बकलिंग क्लास क्या लेके चलोगे, सी। ठीक है, मतलब कि क्या, बकलिंग क्लास सी मान के हम चल रहे हैं। ये जो स्टिफनर है ये सी क्लास का बकलिंग, मतलब कि सी क्लास का आपका फ्लैट सेक्शन है। ठीक है, और इसका जो भी स्ट्रेस कैलकुलेशन होगा, जो भी स्ट्रेंथ कैलकुलेशन होगी, एज पर क्लास सी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, क्लास सी के अकॉर्डिंग। तो देखो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, बकलिंग रेसिस्टेंस। अब बकलिंग रेसिस्टेंस निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए शियर स्ट्रेस की वैल्यू, दैट इज व्हाट एफसीडी से जिसको हम डिनोट करते हैं। अब इस एफसीडी को भी निकालने के लिए मेरे पास क्या है, कितने मेथड है, 3 मेथड से। फर्स्ट था क्या आपका ग्राफ मेथड, दूसरा क्या था फॉर्मूला बेस्ड मेथड, तीसरा मेथड क्या था, इंटरपोलेशन मेथड। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ टेबल। देखो इन तीनों में जो सबसे इजी और सबसे कम समय में जिससे हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं वो है इंटरपोलेशन मेथड। ये दोनों अप्रोच क्या है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों, क्योंकि देखो फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत लंबा चले जाता है ये। और ये जो ग्राफ अप्रोच है इसमें क्या होता है, हमको एक्यूरेट रिजल्ट हमको नहीं मिल पाता। ठीक है, तो हम क्या अप्रोच यूज करते हैं, हम यहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन मेथड यूज करेंगे। अब इस एफसीडी की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, सबसे पहली बात मेरे को चाहिए यहाँ पे, हमको चाहिए यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ, हमको सबसे पहले स्लेंडरनेस रेशियो निकालना पड़ेगा। अब इस स्लेंडरनेस रेशियो को भी कैलकुलेट करने के लिए मेरे को चाहिए रेडियस ऑफ जायरेशन, और इस रेडियस ऑफ जायरेशन को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, स्टिफनर्स का। ठीक है, और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी कैलकुलेट करने के लिए चाहिए मेरे को इफेक्टिव एरिया इफेक्टिव। अब ये एरिया इफेक्टिव क्या होता है, अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बी पेशेंस, मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक सेकेंड। तो देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये जो डायग्राम है ये क्या टॉप व्यू डायग्राम है, किसका डायग्राम है, हमारा जो आई सेक्शन है। कैसा आई सेक्शन, हमारा कुछ इस तरह से आई सेक्शन है। ठीक है, ये हमारा कोई आई सेक्शन है ऐसा, ये आई सेक्शन है, और यहाँ पे क्या लग रहा है, एक पॉइंट लोड लग रहा है, और यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड किया है, एक स्टिफनर प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्टिफनर हो गया, ये पोर्शन हो गया वेब पोर्शन, और ये फ्लैंज पोर्शन, ये फ्लैंज पोर्शन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने फ्लैंज पोर्शन से ये वाले पोर्शन को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ, टॉप पोर्शन को। जब मैं टॉप पोर्शन को रिमूव करता हूँ तो देखो मेरे को क्या देखने को मिलता है, मेरे को सिर्फ ये वेब पोर्शन दिखाई देता है, और क्या दिखाई देता है, ये स्टिफनर दिखाई दे रहा है। तो इसका ये वही वाला डायग्राम है। ठीक है, ये वही वाला डायग्राम है। ठीक है, टॉप व्यू से देख रहे हैं हम लोग, टॉप व्यू, इसको देख रहे हैं टॉप व्यू से। ठीक है, तो देखो ये क्या है, हमारा एक स्टिफनर है। इस स्टिफनर की जो हाइट है कितनी है, लगभग 80 mm है ना, यही था 80 mm। ये हो गया आपका 80 mm। ठीक है, और ये और इसकी जो थिकनेस कितनी थी, हमने 6 mm अज्यूम की थी, 6 mm। और ये क्या हमारा एक वेब पोर्शन है, और वेब पोर्शन की जो थिकनेस कितनी है, 9.2 mm है ना, यही था। अब देखो जब इस एरिया से क्या होगा, जब लोड ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे क्या जनरेट होता है, एक स्ट्रेस सर्कल। ठीक है, एक स्ट्रेस सर्कल जनरेट होता है लगभग, और ये स्ट्रेस सर्कल में क्या कुछ एरिया आपका वेब पोर्शन का भी आ जाता है। तो वो कितना होता है आपका, ये वेब पोर्शन का एरिया लगभग वो होता है आपका 20 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ TW। मतलब कि क्या, ये यहाँ से लेकर के इसके सेंटर से लेकर तक के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है क्या कहलाता है, 20 टाइम्स ऑफ TW, 20 टाइम्स ऑफ TW। ठीक है,
ठीक है, TW हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट करना है। अब इफेक्टिव एरिया मैंने बताया क्या होता है आपका, ये जो भी इफेक्टिव, ये जो हैचिंग वाला पोर्शन है ये कहलाता है आपका इफेक्टिव एरिया। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका इफेक्टिव एरिया। इसी का हमको क्या करना है, एरिया कैलकुलेशन करना है। तो देखो एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ए इफेक्टिव। तो ए इफेक्टिव क्या होगा, सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये क्या हो गया, 80x6 का है फ्लैंज स्टिफनर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ 80x6 प्लस ये वाला भी तो लेंथ आ रहा है, तो कितना हो गया 20 टाइम्स ऑफ TW प्लस 20 टाइम्स ऑफ TW। तो कितना हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज व्हाट 20 टाइम्स ऑफ TW इज इक्वल टू व्हाट 20 टाइम्स ऑफ TW हम पहले भी निकाल चुके, दैट इज व्हाट 184 mm प्लस 184। ठीक है, और इसका जो थिकनेस कितना होगा 9.2, तो ये हो गया 9.2। तो जो ए इफेक्टिव आ रहा है मेरे पास कितना आ रहा है, देखो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल इफेक्टिव एरिया दैट इज व्हाट, ये आ रहा है आपका 4.6 mm का स्क्वायर। तो क्या मिल गया, इफेक्टिव एरिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। किसका कैलकुलेट करना है हमको, इस स्टिफनेस का। ठीक है, कौन सा स्टिफनेस का, इस स्टिफनेस का क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा, इसका सेंट्रॉइड का यहीं पे आएगा। ठीक है, और इस सेंट्रॉइड की इस रेड वाले लाइन से दूरी कितनी है, ये हमको निकालना, डेट इज व्हाट 44.6। ठीक है, ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 80 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9.2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 44.6। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 44.6 mm। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इस स्टिफनेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX इज इक्वल टू व्हाट, आप सभी को पता है क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, BH³ बाई 12 प्लस एरिया इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला, है ना, यही होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो इसमें बी हमारा क्या है, बी है हमारा 6 mm। ठीक है, देखो कैसा था हमारा स्टिफनर, कुछ इस तरह से था हमारा स्टिफनर, और ये क्या था, बी हो गया हमारा 6 और ये हाइट क्या होगा 80 mm। ठीक है, तो बी क्या होगा 6, हाइट क्या होगा 80 है ना, डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया क्या हो गया, एरिया कौन सा होगा आपका, एरिया होगा हमको इसका एरिया लेना है। ठीक है, तो ये क्या होगा 6 इंटू 80 इंटू डिस्टेंस क्या होगा 44.6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है क्या आ रहा है 2.4 इंटू 10⁻⁶ mm का पावर 4। ठीक है, तो क्या निकल गया हमको, एरिया इफेक्टिव निकल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है दैट इज व्हाट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, दैट इज व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एरिया इफेक्टिव। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता कितना 2.42 इंटू 10⁻⁶ और डिवाइडेड बाय एरिया इफेक्टिव कितना है हमारा 4345.6। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आ रहा है हमारा, तो रेडियस ऑफ गायरेशन आ रहा है आफ्टर द कैलकुलेशन दैट इज व्हाट, ये आ रहा है आपका 23.6 mm। ये आपका पॉइंट है 23.6 mm। तो क्या मिल गया हमको, रेडियस ऑफ गायरेशन मिल गया। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको यहाँ से कैलकुलेट करना है दैट इज व्हाट स्लेंडरनेस रेशियो। अब स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, दैट इज व्हाट L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय व्हाट रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना। अब ये L इफेक्टिव क्या होता है, हमको ये समझने वाली बात है। जैसे कि मैंने बताया, ये जो लोड कैरिंग स्टिफनर होता है हम उसको क्या कैसा डिजाइन करते हैं, एज ए कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, एज ए इमेजिनरी कंप्रेशन मेंबर। और हम ये मान के चलते हैं कि इसका जो बोथ हैंड क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, बोथ हैंड क्या है, फिक्स्ड है। और बोथ हैंड फिक्स होने के कारण जब कभी यहाँ पे लोड्स आएगा, कंप्रेसिव लोड आएगा, तो ये कैसा टेंड करेगा बकल होने के लिए, ये कैसा बकल होगा आपका, कुछ ये इस तरह से बकल होगा। ठीक है, कुछ ऐसा बकल होगा। ये जो पॉइंट्स कहलाता है, जहाँ पे आप ये क्या कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर। और जब कभी दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ।
और अगर आपको कंप्रेशन नंबर जब पढ़ रहे होंगे तो इस इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू हमको IS कोर्स में कितनी दी हुई है, दैट इज व्हाट 0.65 L है ना। अगर ये टोटल डिस्टेंस L है तो कितना है 0.65 L। बट ये तो था आपका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो कि हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं थोड़ी बहुत डिजाइन के टाइम पे, तो हमको यहाँ पे अज्यूम करके चलना है दैट इज 0.7 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ आपका स्टिफनर, और रेडियस ऑफ जाइरेशन कितना 23.6। डेप्थ ऑफ डी कितना है हमारा, डी है हमारा, ये है आपका डी हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट नहीं किया था, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कैसे कैलकुलेट करना है हमको डी। ये हमारा कोई रोल सेक्शन है, ठीक है। रोल सेक्शन में हमको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है ये स्मॉल डी को निकालने के लिए। तो स्मॉल डी का हमको कैसे निकालना है, डेट इज उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला h-2 इज इक्वल टू h-2 इंटू थिकनेस ऑफ फ्लैंज प्लस रेडियस ऑफ रूट। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ से मिल जाएगा ओवरऑल डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू। तो 500 माइनस 2 इंटू थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितना था 14.1 प्लस रेडियस ऑफ रूट कितना था 17 mm, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इफेक्टिव डेप्थ आ गया 437.80 mm। तो यहाँ पे पुटअप करते हैं दैट इज व्हाट 0.7 इंटू 437.80 डिवाइडेड बाई 23.6। तो यहाँ से हमारे को स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, स्लेंडरनेस रेशियो आ रहा है लगभग 12.9 mm, ठीक है। 12.9 mm आ गया। अब देखो सारा चीज हमको मिल गई। अब हमको क्या करना है, टेबल 9C में जाना है। कहाँ जाना है, टेबल 9C में जाओ, पेज नंबर 42, कहाँ पे IS 800 2007 में, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड रुको। तो देखो ये हमारा टेबल नंबर 9C है। कहाँ पे मिलेगा हमको, ये पेज नंबर 42 में मिलेगा, ठीक है। हमने अभी कैलकुलेट किया स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू। और स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है आपका, इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो ये देखो आपको दिया हुआ है आपका इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जाइरेशन, ये होता है आपका स्लेंडरनेस रेशियो। और हम ये मान के चल रहे जो हमने फ्लैट सेक्शन यूज किया है वो कौन सा सेक्शन, वो क्या है आपका FE 410 ग्रेड का है, ठीक है। FE 410 ग्रेड का है। और FE 410 ग्रेड का जो FY की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, लेट इज व्हाट, वो होती है 250, है ना। ये कहाँ से है, ये आया आपके IS 800 से, ठीक है। कहाँ से IS 800 से है। अब देखो ये जो लैम्डा की वैल्यू, डेट इज हम लैम्डा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डेट इज व्हाट KL/R, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 12.9। और ये लाई कर रहा है किसके बीच में, 10 और 20 के बीच में, ठीक है। इसके बीच में लाई कर रहा है 10 और 20 के बीच में लाई कर रहा है। तो 10 और 20 के बीच में हमको क्या करना है, ये टेबल को देखना है इस 250 वाले रेंज में, ठीक है। 250 वाले वैल्यूज के बीच में कहाँ पे लाई करेगा, लगभग 227 और 224 के बीच में कहीं पे क्या करेगा, लाई करेगा, ठीक है। 227 और 224 के बीच में कहीं पे ये लाई करेगा। और ये यहाँ पे आएगा कहीं पर 12.9, ठीक है। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है इस 12.9 पे कि यहाँ पे एफ वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा FY की FCD की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे 12.9 के लिए हमको FCD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं भाई लीनियर इंटरपोलेशन, ठीक है। बाय लीनियर इंटरपोलेशन मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब लीनियर इंटरपोलेशन कैसे करते हैं ये सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो लीनियर इंटरपोलेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करोगे, जो भी वैल्यूज हमको दी हुई है ये नोट डाउन कर लो। तो हमको 10 की वैल्यू दी हुई, कितनी दी हुई है 227, और हमको किसकी निकालनी है 12.9 की, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं, x मान के चल रहे हैं। एंड देन 20 की हमको वैल्यू मिल रही है, कितनी मिल रही है, दैट इज 224। इसका मतलब ये है कि ये जो x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, इन दोनों के बीच में लाई करेगी। तो देखो लीनियर इंटरपोलेशन करते कैसे, सबसे पहले ये सीखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज व्हाट, देखो क्या करना है हमको, 20 माइनस 12.9 करो, 20 माइनस 12.9
और इंटू कर दो किससे, इस 227 से इंटू कर दो, प्लस क्या करोगे 12.9 माइनस 10 करो, 12.9 माइनस 10 और इंटू कर दो, किससे इंटू कर दो, इस 224 से इंटू कर दो, ठीक है। और क्या करोगे 20 माइनस 10 कर दो, तो हमको यहाँ पे जो भी x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, यहाँ पे देखो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 226.1 मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर एनम स्क्वायर, ठीक है। तो हमको ये क्या मिली, हमको ये मिली हमको एक शियर स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक है। तो देखो ये टेबल में हमको यही तो देखना था, तो देखो हमको क्या मिला, हमको यहाँ पे मिला डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहाँ से बकलिंग रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका, हमारे स्टिफनेस का, कि वो कैपेबल है कि नहीं, जो भी हमको लोड के लिए हमको उसको डिजाइन करे थे, तो हमको ये चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज व्हाट बकलिंग रेसिस्टेंस, बकलिंग रेसिस्टेंस, बकलिंग बकलिंग रेसिस्टेंस ऑफ स्टिफनेस। कैसे निकालेंगे देखते हैं यहाँ पे, दैट इज व्हाट बकलिंग रेसिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, मैं मान लो मैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या होता है एरिया, कौन सा एरिया, इफेक्टिव एरिया ना, इनटू एफसीडी दैट इज डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, हमारे स्टिफनेस की क्या मिल जाएगी, स्ट्रेंथ, ठीक है। और उस स्ट्रेंथ को हम चेक कर लेंगे कि वो उस जो लोड आ रहा है 896.4 किलोमीटर का, ये लोड बियर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये हमको चेक करना है। तो इफेक्टिव एरिया हमारा कितना है, दैट इज व्हाट 4.5 इंटू 6 इंटू एफसीडी हमारी कितनी है, दैट इज व्हाट 226.1। तो ये हो गया आपका 226.1। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, ठीक है। और याद रखना ये जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, ये न्यूटन में आएगी, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, किलो न्यूटन में। तो क्या करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो या फिर डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो हमको किस में मिल जाएगी वैल्यू, किलो न्यूटन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे काम करो, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 10⁻³, ठीक है। तो जो भी मेरी वैल्यू आ रही कितनी आ रही 982.6 किलो न्यूटन। तो ये है मेरे बकलिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटी किसकी, हमारे स्टिफनेस की, जो कि किससे ज़्यादा है, हमारे 896.4 से ज़्यादा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा डिज़ाइन कैसा है, सेफ है, हेंस डिज़ाइन इज सेफ, ठीक है। क्या है, डिज़ाइन सेफ है और इस तरह से हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना, और इस तरह से सॉल्व हो गया हमारा न्यूमेरिकल, और डिज़ाइन हो गया क्या हमारा एक स्टिफनेस। तो लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हो कि जो हमारा स्टिफनेस का साइज क्या है 80x6 का, और उसकी जो बकलिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटी कितनी है 982.6 किलोमीटर, हेंस सेफ, ओके। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, और किसी भी स्टेप्स में अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हो। थैंक यू।